हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नए साल के सबसे पहले आईपीओ की डिटेल एनालिसिस के बारे में। नया साल का पहला आईपीओ दोस्तों चमन मेटेलिक्स लिमिटेड जो है वो आपको आता हुआ नजर आने वाला है फ्रॉम 4 जनवरी। तो इस वीडियो में दोस्तों इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी कैसी है, कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोस्तों ये मेन लाइन का आईपीओ नहीं है, मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं है, एक एसएमई इशू है, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस वीडियो में इस एसएमई इशू को हम एनालिसिस करेंगे, बिकॉज न्यू ईयर का सबसे पहला आईपीओ है। तो डेफिनेटली समझेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना सही है, नहीं है, अगर सही तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्या प्लस पॉइंट्स है। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चमन मेटेलिक्स लिमिटेड 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ये इशू जो है वो ओपन रहेगा। कंपनी की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो कंपनी का मोस्टली काम है, जिसमें कंपनी प्राइमरली इंगेज रहती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ द डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, जिसे आप स्पॉन्ज आयरन भी कहते हैं। यानी कंपनी बनाती भी है और बेचती भी है। स्पॉन्ज आयरन दोस्तों क्या है? स्पॉन्ज आयरन यूज़ होता है रॉ मटेरियल, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस बनाते हैं या फिर इंडक्शन इंडक्शन फर्नेसेस बनाते हैं, तो उसके अंदर स्पॉन्ज आयरन काम आता है। तो उसका दोस्तों कंपनी काम करती है। ये बड़ी बात है कि दोस्तों चमन मेटेलिक्स लिमिटेड जो है वो आईएसओ के द्वारा ग्रांटेड है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास उनका एफिलिएशन मार्क नहीं है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर इट्स सुपीरियर मैनेजमेंट सिस्टम, जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका भी कंपनी के पास मार्क है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का भी मार्क है। तो कह सकते हैं जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोफिशिएंसी है वो कंपनी के पास अवेलेबल है। अब कंपनी की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है वो चंद्रपुर महाराष्ट्र में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट 63 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कंपनी है उसके पास कैपेसिटी है 72,000 मेट्रिक टन की, और जो प्रोडक्शन है स्पॉन्ज आयरन का वो होता है 2 रोटरी किल्स एज ऑफ March 31, 2022। ये दोस्तों ज़रूर बात है कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। सम ऑफ द कंपनीज कस्टमर्स इंक्लूड राजेश स्टील एंड वायर्स इंडस्ट्रीज, आरके स्टील सेल्स, एसएमडब्ल्यू इस्पैट प्राइवेट लिमिटेड, और गाज केसरी स्टील एंड अलॉय प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों आपको कंपनी के कुछ कस्टमर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और स्टेट्स 3 स्टेट्स के अंदर है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर। अब कुछ कंपनी के दोस्तों स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कुछ रिस्क भी आपको बताऊंगा जो अनडाउटेडली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, जो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें ये है कि चमन मेटेलिक्स इज प्राउड ऑफ, जो है पहला तो कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अच्छी जगह पे लोकेटेड है। दूसरा ये है कि जो कंपनी के पास क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिससे कंपनी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करती है, वो बढ़िया है। तीसरा ये है कि कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ। और चौथा ये है कि कंपनी के पास एक एक्सपीरियंसेबल मैनेजमेंट टीम है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ है। अब कुछ कंपनी के रिस्क के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप पैसा लगा रहे हैं और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं करूंगा, कुछ रिस्क की बात करूंगा। तो अगर आप कंपनी के डीआरएचपी को पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों रिस्क फैक्टर्स हमेशा दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक एसएमई आईपीओ तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल एनालिसिस वेबसाइट्स पे नहीं मिलता है, तो इसलिए डीआरएचपी से जो भी दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी का एक मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है, मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कुछ कस्टमर्स से आता है। यानी कंपनी के पास कह सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स के कारण एक मेजर रेवेन्यू आपको जनरेट होता हुआ नजर में आता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो मेजर परसेंटेज है वो कुछ 5 कस्टमर्स है, जिससे कंपनी जो है वो 76.58% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सा भी एक कस्टमर चले गया तो आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जाता हुआ नजर आएगा। पहले कस्टमर से कंपनी 33.91% जनरेट करती है, सेकंड से 21.90%, थर्ड से 9.28%, फोर्थ से 6.84% और फिफ्थ से 4.66%। तो ये है कि ऐसा नहीं कि दोस्तों पहली कंपनीज का ऐसा है, ऑलमोस्ट हर कंपनीज का ऐसा रहता है। तो इसका पहला तो ये दिक्कत है कि मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कुछ कस्टमर से आपको आता हुआ नजर आता है। सेकंड क्या है कि दोस्तों कुछ स्पॉन्ज आयरन जो आपको कंपनी बनाती हुई नजर आती है, उसकी जो रॉ मटेरियल्स है वो भी कंपनी सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है कुछ कह सकते हैं यहाँ पर जो प्लेयर्स है उनके ऊपर। और ये बात भी बहुत है कि जो वॉलेटिलिटी है
स्पॉन्ज आयरन के अंदर जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस के अंदर है वो भी काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट कंपनी के बिजनेस पे पड़ सकता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, बिकॉज फिस्कल 2022 के अंदर कंपनी का 82% ऑफ द रेवेन्यू जो जनरेट किया गया था वो दोस्तों सिर्फ रॉ मटेरियल को परचेज में कंपनी ने लगा दिया, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिस्क फैक्टर कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कुछ केसेस भी है, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है लीगल प्रोसीडिंग्स होना, बिकॉज मोस्टली कंपनीज के ऊपर होता है, बट ये है कि हाँ, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कुछ लीगल केसेस जो है वो यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग केसेस जो टैक्स लाइबिलिटीज़ के ऊपर है वो 9 है, और कुछ अदर पेंडिंग जो मटेरियल लिटिगेशंस फाइल्ड बाय द कंपनी है वो 4 है। इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है करीबन 2 करोड़ के आसपास की, जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स है। ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, बट देखिए वो मोस्टली हर बिजनेस में रहते हैं कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स, वो यहाँ पे बता रखे हैं, बट मोस्टली ये 3 रिस्क फैक्टर्स थे जो आपको बताना इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, तो रेवेन्यूज़ कैसा है, तो दोस्तों 31 मार्च 2020 के अंदर ये बात है कि देखिए 58 करोड़ का जरूर कंपनी का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था करीबन 3 करोड़ का, बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो थोड़ा सा नेगेटिव में था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि FY 19-20 के अंदर ये कंपनी की दिक्कत थी, आगे जाके वो पॉजिटिव आप कह सकते हैं तब भी हो गया, बट ओवरऑल नेगेटिव पहले था। सो रेवेन्यूज़ वाइज देखिए 58 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था और करीबन 3 करोड़ 70 लाख का कंपनी का मुनाफा था। अगले साल दोस्तों जो रेवेन्यू है वो करीबन 140 करोड़ का हो गया, ये अपने आप में एक बढ़िया जंप था, और करीबन 5 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा जनरेट किया। फिर अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 185 करोड़ का हो गया, 9 करोड़ 34 लाख का कंपनी ने यहाँ पर मुनाफा दर्ज किया है। ज़रूर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ लगातार आप कह सकते हैं ऑन एंड ऑफ इंक्रीज हुई है, उन जो एक समय पे 19 करोड़ की थी, आज करीबन 25 करोड़ 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी के ऊपर है। अभी अगर हम देखें 2 क्वार्टर्स के जो नंबर्स निकल के आए उसके मुताबिक कंपनी ने 111 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। इसी अगर पेस चलती रही तो कंपनी मोर देन 200 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है कि आपको 2023 के अंदर पोस्ट करती हुई नजर आए, 22-23 के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। और अभी तक कंपनी का मुनाफा 6 करोड़ 80 लाख का हो गया है, तो इस हिसाब से कंपनी का मुनाफा भी करीबन 13 करोड़ के आसपास आपको इस साल के अंत में जाता हुआ नजर आ सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। ज़रूर इस क्वार्टर के अंदर यही है कि कंपनी की जो बोरिंग्स है वो भी कम होती हुई देखने को मिली है, 16 करोड़ पे कंपनी की बोरिंग्स आई है, तो इन फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी आपको नंबर्स के हिसाब से अच्छी ही नजर आती है, कोई दिक्कत इतनी साफ नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करें तो कंपनी IPO को लेकर आ रही है, तो कंपनी को कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस चाहिए, कुछ इशू एक्सपेंसेस चाहिए, उसको कंपनी को यहाँ पर यूटिलाइज करना है, जो भी पैसा आपको आता हुआ नजर आएगा इस IPO से। अब अगर बात करें IPO की, तो दोस्तों 4 से 6 जनवरी के बीच में इशू ओपन होगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 38 पर साइज जो 38 पर शेयर का प्राइस रखा गया है, 3000 का लॉट साइज है, पूरा का पूरा दोस्तों 24 करोड़ का इशू है, ये 24.21 करोड़ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इशू टाइप फिक्स इशू IPO है, NSE सिर्फ NSE पे लिस्ट होगा बिकॉज SME इशू है। इसमें HNI के लिए 50% और रिटेल के लिए 50% की जो पोर्शन रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स चेतन अग्रवाल, केशव कुमार अग्रवाल, GR स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड, NR स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड, आपको कंपनी के ये प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको 1,14,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको HNI कैटेगरी में लगाना है तो मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वो 2,28,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग पूरी 100% है, और बाद में 73.60% होती हुई नजर आ जाएगी आफ्टर द पोस्ट इशू। आगे के टेंटेटिव यही है कि 6 तारीख को इशू बंद होगा, 11 का अलॉटमेंट है और 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। बट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड दिस इशू, क्या करना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया ही चलती हुई नजर आ रही है। हर जगह पे कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि इशू के अंदर जगह है, जो जगह छोड़ी गई है जिससे पैसा बन जाएगा लिस्टिंग पे। आफ्टर लिस्टिंग डेफिनेटली मैं आपको ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म का इस पर कहानी नहीं बताऊंगा, बिकॉज SME इशू है तो लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं है। ओनली ऑन लिस्टिंग गेन पैसा बन सकता है। करंट ग्रे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो दोस्तों करीबन 18 रुपये चल रही है, यानी 47.37% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। 56 रुपीज़ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग है। सब्जेक्ट टू रेट स्टार्ट नहीं हुई है तो डेफिनेटली उसका वेट करना पड़ेगा, बट अभी ग्रे मार्केट तब भी ठीक चलती हुई नजर आ रही है। 47% बुरा नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यही कि लगातार क्या ग्रे मार्केट इसी प्रकार से रहती है वो भी अपने आप में एक सिचुएशन है देखने लायक। ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कंपनी का तो कंपनी बुरी नहीं लगती है, ये बात मुझे समझ में आई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था।
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।